हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शाज ब्राइट क्लासेस। लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक शेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। देखिए, आप वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। तो शेयर के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है स्पेशली, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी में आपका हेल्पफुल रहेगा। तो कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, इश्यू एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, इसके क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अधिकार अंशों को समता अंशधारियों में कंपनी में उनके अंश पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं। एजम्पशंस, ये है इसका कथन, एजर्शन, और वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा। समता अंशधारियों का कंपनी वित्त में बहुत जोखिम रहता है। तो कथन क्या था कि अधिकार अंशों को समता अंशधारियों में कंपनी में उनके अंश पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं। फिर समता अंशधारियों का कंपनी के वित्त में बहुत जोखिम रहता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स एज्यूम द ग्रेटेस्ट रिस्क इन कंपनी फाइनेंस। असर्शन क्या है, राइट्स शेयर्स आर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर कैपिटल इन द कंपनी। तो शो द सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा कथन था, जो क्या था, एजर्शन जो था वो सही था, और ये इसके बारे में सही बात भी बताता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत रिस्क पर होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। इस प्रश्न में कथन वाक्य दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। यदि 10 रुपये सममूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाएगा। प्रीमियम, छूट, उपहार उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10 रुपये सममूल्य का अंश है और वो 12 रुपये में बेचा जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो प्रीमियम माना जाता है। यदि 10 रुपये सममूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो रुपये 2 की राशि को प्रीमियम माना जाएगा। अर्थात यदि अंशों का निर्गमन उसके सम मूल्य से अधिक मूल्य पर दिया जाता है तो उस अधिक मूल्य को प्रीमियम कहते हैं, और यदि सम मूल्य से कम मूल्य पर दिया जाता है तो कम मूल्य की राशि को कटौती कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट है, तो उसे हम प्रीमियम कहेंगे। अगर डिक्रीज अमाउंट है कि जितने का था उससे कम में सेल हो रहा है तो वो डिस्काउंट की कैटेगरी में आएगा। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है कि जो एक पब्लिक कंपनी होती है तो क्या उसमें शेयर होल्डर्स का जो राइट है, जो लायबिलिटी है, दायित्व है, वो कम होता है, सीमित होता है। क्या होता है, अंशों के चुकता मूल्य तक, अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशों के बाजार मूल्य तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अंशों के अंकित मूल्य तक। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, अर्थात उसकी देयता अंशों के अंकित मूल्य तक ही होती है। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होता है? अंशों के निर्गमन मूल्य पर, अंशों के अंकित मूल्य पर। बता, जो अभिगोपन कमीशन होता है, अंडर राइटिंग कमीशन, वो किस आधार पर दिया जाता है? इश्यू प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, अंशों पर प्राप्त याचना राशि पर। जो हमने कॉल रिसीव की है उस पर।
तो अंशों के निर्गमन इश्यू प्राइस पर एक सीमित दायित्व वाली कंपनी व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने अंशों के निर्गमन हेतु अंश अभिगोपक को अंशों के विक्रय की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके लिए कंपनी अभिगोपक को अंशों के निर्गमन मूल्य के आधार पर कमीशन प्रदान करती है, जिसे अभिगोपक कमीशन कहते हैं। अभिगोपन कमीशन या अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। सभी समता अंशधारी होते हैं। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंपनी के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऋणदाता, कंपनी के ग्राहक। तो यहाँ पर कंपनी के मालिक, जो समता होती है वो कंपनी का पैसा होता है कि कंपनी के पैसे में जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। एक अंश पूंजी वाली कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं। समता अंशधारी कंपनी के वार्षिक सामान्य सभा में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होता है। अधिकार अंशों का आशयन अंशों में होता है, जिन्हें कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है या कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। डी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(1) सब सेक्शन ए के अनुसार जब एक कंपनी नए अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो सर्वप्रथम वे अपने कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को क्रय करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में जब एक कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को अंशों का निर्गमन करती है तो इसे अधिकार अंश राइट शेयर कहा जाता है। इसलिए आपका विकल्प डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। रोकड़ के अतिरिक्त कैश के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट कौन सा अकाउंट किया जाता है? प्रवर्तकों का खाता, ख्याति खाता, प्रारंभिक व्यय खाता, सामान्य व्यय खाता। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों, इंजीनियरों व वैज्ञानिकों को अंश निर्गमित करने पर ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानून स्वीकृत करता है? प्राधिकरण अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानून स्वीकृत करता है? समता अंशों का निर्गमन, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके रिडेम्पशन के लिए कौन सा मेथड कानून एक्सेप्ट करता है? समता अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, कंपनी की स्थायी संपत्तियों का विक्रय, सार्वजनिक निक्षेप की जो इक्विटी शेयर होते हैं ना उनको इश्यू करना, ये कानून स्वीकृत करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिडेम्पशन के लिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। समता अंशों का निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर भुगतान होने वाली राशि की व्यवस्था नए समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि से की जाती है। साथ ही पूंजी शोधन कोष की राशि का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए किया जाता है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सदस्यों के लाभांश का भुगतान करने के लिए, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका, सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूज़ नहीं किया जा सकता।
सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित करके इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। व्यवसाय के लिए यह एक प्रकार से पूंजीगत लाभ होता है। इस राशि का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पर, और उसे राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में हस्तांतरित करके इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। व्यवसाय के लिए एक प्रकार से पूंजीगत लाभ होता है। ठीक है, इस राशि का प्रयोग सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए किया जाता है, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, व्यवसाय की ख्याति को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जाता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। किंतु प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग सदस्यों के लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। 2% से 3% से 4% से 5% से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 5% से। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन पर देय अभिगोपन कमीशन दर अंशों के अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टिंग कमीशन का जो पेमेंट होता है वो अभिगोपक को दिया जाता है। ऋण पत्र पर ये कमीशन 2.5% है। जो डिबेंचर्स हैं इस पर ये जो कमीशन है वो 2.5% है। ठीक है, तो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5%। आंसर डी इज़ करेक्ट। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है रुपीज़ 5 प्रति अंश, अंकों के अंकित मूल्य का 5%, अंशों के अंकित मूल्य का 10%, अंशों के अंकित मूल्य का 20%। तो यहाँ अंशों के अंकित मूल्य का 5%, मतलब जो न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है ना, मिनिमम जो शेयर एप्लीकेशन होती है वो 5 रुपीज़ होती है। अंशों के निर्गमन हेतु आवेदित की जाने वाली अंश की आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से 5% कम नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, माना अंश का अंकित मूल्य 100 रुपीज़ है, तो कम से कम 5 रुपये की राशि पर एप्लीकेशन अवश्य दिया जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन का आपको याद रखना है कि मूल्य का 5% से कम नहीं होना चाहिए। 100 के ऊपर 5%, 5 रुपीज़ मिनिमम होना चाहिए। राइट शेयर के शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं कंपनी के निदेशकों को, ऋण पत्र धारियों को, वर्तमान शेयर धारकों को, कंपनी के लेनदारों को। राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो विद्यमान वर्तमान शेयर धारकों को प्रस्तावित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई कंपनी अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो अंशों को क्रय के लिए सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को आमंत्रित करती है। इस प्रकार से निर्गमित अंशों के अधिकारांश कहते हैं कि जो वर्तमान शेयर धारक हैं उनको जो प्रस्तावित किए जाते हैं वो अंश क्या होते हैं, राइट शेयर होते हैं। जो प्रेजेंटली शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाते हैं, ये राइट शेयर कहलाते हैं। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है, अलॉटमेंट पर इसे एडजस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा कौन सा खाता, अंश पूंजी खाता, अंश आवेदन खाता, अंश आवंटन खाता, अग्रिम याचना खाता। भी ऑप्शन सही है। अंश आवेदन पर अंश आवंटन, क्योंकि आवंटन के समय ही हो रहा है तो यहाँ पर आवंटन खाता समायोजित किया जाता है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभानी खाते के जमा पक्ष में, लाभानी खाते के नामे पक्ष में।
अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। प्रीमियम क्या है, हमें रिसीव हो रहा है प्राप्त प्रीमियम, तो हमारी क्या लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि पूंजीगत दायित्व होता है, जिसके कारण से आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रयोग लाभांश बांटने हेतु नहीं किया जा सकता। अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। अंश प्रीमियम खाता, छूट खाता, अंश पूंजी खाता, लाभ हानि खाता। अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से अधिक की धनराशि जो जब हम प्राप्त करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो क्या हमारा प्रीमियम खाता हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। अंशों के निर्गमन पर अंश के अधिक मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे अंश प्रीमियम खाते में क्रेडिट किया जाता है। अर्थात अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से अधिक राशि को प्रीमियम कहते हैं और इसे अंश प्रीमियम खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। राइट, आगे प्रोसीड करें। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, बोनस अंश पर निर्गमित करने में। उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रीमियम की जो अमाउंट है वो सरप्लस अलग से अमाउंट हुआ हमारा। तो अंशों के अंकित मूल्य प्रिंटेड प्राइस से जो राशि अधिक प्रीमियम के रूप में वसूली जाती है उसे अंश प्रीमियम खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसमें हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 एक वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 सबसेक्शन 2 के अनुसार अंश प्रीमियम खाते की राशि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्य हेतु हम कर सकते हैं। 1956 की धारा जो कि अब 2013 की धारा 52(2) के अनुसार है, तो उसे हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने के लिए हम प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंपनी के ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, उसको अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखने में, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम के भुगतान के लिए, कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके रिडेम्पशन पर प्रीमियम अगर देना है तो उसके लिए हम प्रीमियम अकाउंट की राशि का यूज़ कर सकते हैं। एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने समता अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को, ऋण पत्रों को, इन सभी को। एक कंपनी अपने समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। उदाहरण के लिए बाय बैक ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी अपने किसी भी प्रतिभूति का क्रय कर सकती है। कि जो कंपनी होती है उसे राइट होता है कि वो अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें से कोई सी भी परचेज कर सकती है। अभिगोपक वह व्यक्ति है जो बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करता है, निर्यात तथा आयात का प्रबंध करता है, जनता द्वारा ना क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, कमीशन पर वस्तुओं को बेचता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जनता द्वारा ना क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, वह अभिगोपक कहलाता है। सामान्यतः अभिगोपक वह व्यक्ति होता है जो जनता द्वारा ना क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है। ऐसी स्थिति में अभिगोपक द्वारा लिए गए अंशों पर कमीशन दिया जाता है जो जनता द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकता। यदि चालू स्टॉक कीमत पर 5 रुपये प्रति अंश है, ठीक है। यदि चालू स्टॉक कीमत रुपये क्या है, ₹50 पर शेयर है, एक नया राइट शेयर फॉर
4 धारक निवेशक सौंपा गया। ठीक है। और ₹45 प्रति शेयर के अंशदान कीमत पर तो राइट का क्या मूल्य होगा? तो इसमें क्या है, ₹2, ₹4, ₹6 और ₹1। यदि चालू स्टॉक कीमत ₹50 प्रति अंश, एक नया राइट शेयर 4 शेयरधारक निवेश को सौंपा गया। ₹45 प्रति शेयर के अंशदान की कीमत जो राइट का रुपये मूल्य 1 होगा। तो 50 माइनस 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 50 माइनस 45 इक्वल टू 1। तो आंसर होगा हमारा ₹1। एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांगा जाना चाहिए। एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए एप्लीकेशन के साथ मिनिमम अमाउंट जो होता है वो अंशों के प्रिंटेड प्राइस का प्रतिशत कितने प्रतिशत मांगा जाना चाहिए? 2%, 5%, 10% और 15% की जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो मिनिमम 5% ज़रूर मांगी जानी चाहिए। जैसे कि 100 रुपीज़ का 5%, ₹5 ज़रूर होना चाहिए 100 पर। मिस्टर स्मिथ ने ₹10 ₹10 प्रति अंश वाले 200 अंशों के लिए आवेदन किया। 200 अंश और ₹10 प्रति अंश, किंतु 160 अंश आवंटित हुए। सिर्फ 160 अंश जो थे वो अलॉट हुए। आवेदन पर ₹2 प्रति अंश भुगतान करने के पश्चात उन्होंने ₹2 प्रति अंश आवंटन राशि और ₹3 प्रति अंश प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। मिस्टर स्मिथ को आवंटन राशि पर अतिरिक्त मांग की राशि होगी 800, 1280, 320 और 720। तो शेयर एप्लीकेशन कितने था? 200 शेयर का, 200 शेयर पर शेयर वैल्यू थी ₹10 पर शेयर के हिसाब से। शेयर अलॉटमेंट था 160 शेयर के हिसाब से। शेयर एप्लीकेशन मनी ₹2 शेयर पर शेयर। शेयर अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ₹3 पर शेयर। ड्यू स्मिथ एप्लीकेशन नहीं दिया इन्होंने, अलॉटमेंट नहीं दिया और क्या दिया, कॉल मनी नहीं दी। तो एप्लीकेशन 160 × 2 के हिसाब से 320 का, अलॉटमेंट 160 × 2 के हिसाब से 320 का और कॉल मनी 480 का। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पे ऑन एप्लीकेशन बाय स्मिथ, उन्होंने क्या किया, 400 200 पर 2 के हिसाब से उन्होंने अनपेड ऑन शेयर कि इतना उन्होंने पे किया है। टोटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी 1120 बैठ रही है और 400 वो दे चुके हैं। तो यहाँ पर 720 बैलेंस रह जाएगा जो उन्होंने नहीं चुकाया है। डी ऑप्शन सही है आपका। फिर यहाँ पर क्या है भाई, पूंजी संरचना अनुपात, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। समता पूर्वाधिकारी, समता रिजर्व, समता ऋण, दीर्घकालीन ऋण या अल्पकालीन ऋण। तो यहाँ पर समता और ऋण पूंजी संरचना होती है। समता ऋण के हिसाब से पूंजी संरचना अनुपात को ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो या ऋण पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवसाय में विद्यमान समता अंश पूंजी तथा ऋण पूंजी के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। ये क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेब्ट कैपिटल है उनके जो रेशो है उसको शो करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो इज़ इक्वल टू इक्विटी कैपिटल डेब्ट कैपिटल अपॉन डेब्ट कैपिटल या ऋण पूंजी समता अंश पूंजी। सी ऑप्शन आपका सही है, समता और ऋण। ठीक है। एक कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है शोधनीय समता अंश, शोधनीय अधिमान अंश, शोधनीय ऋण पत्र, पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्र।
तो यहाँ पर क्या है, शोधनीय समता अंशों को एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। एक कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकती। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। उनके पूंजी का भुगतान कंपनी के बंद होने पर ही भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की वर्तमान में जो 2013 है उसके अनुसार किया जाता है। यदि 1,00,000 रुपये की धीमान अंश पूंजी का शोधन करने के लिए 10 रुपये के 5,000 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं तो पूंजी संचय निधि में हस्तांतरित होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 1,00,000 रुपये समता अधिमान अंश है, 5,000 समता अंश 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000। तो 1,00,000 में से पहले हम 50,000 से 5,000 माइनस करेंगे, डिस्काउंट के 45,000 रह जाएंगे। 1,00,000 माइनस 45,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शोधन किया जाएगा। इस प्रकार पूंजी शोधन संचय निधि में हस्तांतरित राशि 55,000 रुपये होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, एवरी शेयर होल्डर हैज़ ए राइट टू रिसीव ए शेयर certificate from the company whose share he has purchased. Share certificate is a conclusive evidence of the title of the person to the shares which are written in his name in the certificate. ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A और R, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. तो देखिए यहाँ पर क्या है, every shareholder has a right to receive a share certificate from the company whose share he has purchased. Share certificate is a conclusive evidence, ठीक है। ये बात, दोनों बातें ठीक हैं। तो यहाँ पर both A and R are true and R is the correct explanation of A. From which of the following accounts can bonus share be issued? तो भाई निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? लाभ हानि खाते का शेष, बैलेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑल ऑफ द अबाव। बोनस अंश मौजूदा अंशधारियों को कंपनी की तरफ से मुफ्त में निर्गमित किए जाते हैं। आपको बोनस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ये निम्नलिखित स्रोतों से निर्गमित होता है, जैसे कि लाभ हानि खाते के शेष से, अंश प्रीमियम खाता, सामान्य संचय खाता। तो भाई हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबाव, तीनों चीज़ें सही हैं, आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। लाभ में अंश के बदले में कर्मचारियों को, वर्तमान समता अंशधारियों को, वर्तमान पूर्वाधिकार अंशधारियों को, वर्तमान समता अंशधारियों तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को। तो यहाँ पर बोनस अंश उन अंशों से है जो निर्गमित किए जाते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वर्तमान समता अंशधारियों को। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। चूँकि बोनस अंश कंपनी के सर्जित लाभों से निर्गमित किया जाता है, अतः बोनस अंश वर्तमान समता अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट इश्यू कंपनी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इश्यू कंपनी, निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण इश्यू कंपनी करती है, जो कंपनी इश्यू कर रही है। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करना है या सम मूल्य पर, एट प्रीमियम या एट पार। इस सब निर्णयों का अधिकार निर्गमन करने वाली कंपनी का ही होता है।
अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जो अंश निर्गमन पर जो प्रीमियम दिखाया जाता है वो लायबिलिटी साइड, हमने लास्ट क्वेश्चन भी देखा था ये वाला। तो इसमें लायबिलिटी साइड जो होती है बैलेंस शीट की, उसके अंदर प्रीमियम को दिखाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, अतः इससे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय अधिक के शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? विच इज फॉलोइंग इज फ्रीली ट्रांसफरेबल? शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो यहाँ पर शेयर वारंट अंश अधिपत्र द्वारा अंश मात्र सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय हो जाता है। यदि अंतर्नियम में विपरीत व्यवस्था नहीं है तो कोई भी अधिकारी अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी में जमा कर अंश अधिपत्र प्राप्त कर सकता है। सो अंश अधिपत्र शेयर वारंट। प्रीएम्प्टिव राइट, प्रथमाधिकार क्या होता है? राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट न्यूली इशू शेयर्स, a right of debenture holder to get newly issued shares in lieu of debenture, a right of the manager to get newly issued shares, a right of the employee to get share of the company, a right of equity shareholder to get newly issued shares, समता अंशधारियों का नव निर्गमित अंशों को पाने का अधिकार। फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही है। आई एम फीलिंग सो स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन यह कि आप मौसम को भी एंजॉय करते रहिए और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो भी हमारे आसपास की सर्कमस्टेंसेस होती हैं हमें उनसे निकल कर अपनी पढ़ाई को करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। और इंशाल्लाह अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, हम अपने माइंड को काम रखते हैं, तो हम बहुत बेटर वे में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप मेरे लिए भी दुआ करिए और जितने भी बहन भाई हैं सबके लिए दुआ कीजिए कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे और ये समझें कि बस मैं बहुत लोगों से ज़्यादा खुश हूँ। जितने भी लोग हैं ये मान लीजिए कि जितने लोगों की टेंशन है, अपनी टेंशन को ये समझिए कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ के अंदर ना पता नहीं कितनी तरह के लोग हैं, किस किस तरह से प्रॉब्लम में हैं। तो आप ना बस खुद को पॉजिटिव रखिए। तो ये मान लीजिए कि हम जितनी भी सोसाइटी अगर हर एक अपने ऊपर पर्सनल ध्यान देगा तो सभी लोग बहुत ज़्यादा आपको शांत सुकून में दिखाई देंगे। तो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैं जितना आपको समझा पाई हूँ। और इंशाल्लाह आपको भी मुझे भी सबको फोकस्ड रहना है अपनी स्टडीज़ पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी लाइफ पर, कि जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट वे में यूज़ कर सकें। तो भाई क्वेश्चन है आपका, ए, बे और से एक फॉर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:3:2 4:3:2 4:3:2 को साझेदार बनाने के बाद इनके त्याग का अनुपात क्या होगा? 4:3:2 के अनुपात में ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, तो वो डी को क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? ए, बी, सी एक फॉर्म में साझेदार है जिनका लाभ अनुपात ये है, डी को साझेदार बनाने के बाद इनके त्याग का अनुपात 4:3:2 होगा, क्योंकि जिस रेशो में वो साझेदार हैं उसी रेशो में वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पर पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटा देते हैं, अर्थात त्याग अनुपात क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 432 ही सही होगा। एक कंपनी 100 रुपये वाले 1000, a company wishes to issue 1000 7% debenture of rupees 100 each payable after 10 years for each of the company will have to incur the following expenses: underwriting commission 1.5%, brokerage 0.5%, printing and miscellaneous expenses 1000, पूंजी की वार्षिक लागत क्या होगी? 7.3%, 7%, 6.5%, 6%। पूंजी की कुल लागत 7000, 150, 50, 100, 7300। पूंजी की वार्षिक लागत तो ये है भाई आपका 1000 इंटू 100, 1 लाख हो जाएगा टोटल। और पूंजी की वार्षिक लागत 7300, जितनी भी कैपिटल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर 7300 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 7.3% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी आ जाएगी। अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है अभिकरण के यहाँ, कंपनी के यहाँ, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, केंद्रीय सरकार के यहाँ। तो जो रजिस्ट्रार है, कंपनी के अंशों का हस्तांतरण का पंजीयन होता है। जैसे शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? अभिकरण के यहाँ पर, कंपनी के यहाँ, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, केंद्रीय सरकार के यहाँ। तो यहाँ पर कंपनी के यहाँ जब किसी कंपनी के अंशधारी अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा रखे गए सदस्य रजिस्टर में नए धारक को पंजीकृत करके पुराने अंशधारक का नाम हटा देते हैं। एक निजी कंपनी नहीं करती, प्राइवेट कंपनी डज नॉट। अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, अपॉइंट ऑडिटर, ठीक है। पब्लिक इनवाइट्स सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स, पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स। तो यहाँ पर है कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो पब्लिक को इनवाइट क्यों करेगी? निजी कंपनी अपने अंशों को सार्वजनिक बाजार में बेचने का आग्रह नहीं कर सकती कि वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ऐसा कंपनी विधान की धारा 3 में वर्णित है। जो कंपनी एक्ट है, ठीक है, इसके सेक्शन 3 के अंदर ये नहीं कर सकती है। शेयर वारंट टू बेयरर कैन बी इशू अगेंस्ट fully paid up share in private company, fully paid up shares in public company, any share in private or public company, debenture of public company। तो यहाँ पर क्या है, शेयर वारंट धारक को सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त के बदले में शेयर मिल सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी ही अपने शेयर बेच सकती है। निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? ऑर्डिनरी शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर निम्नलिखित प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशों का बकाया रह सकता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी उन वर्षों हेतु जिन वर्षों पर्याप्त लाभ नहीं हुआ था का लाभांश उन वर्षों में वसूलने का अधिकार रखते हैं जिस वर्ष पर्याप्त लाभ हो। In case of company limited by share, the liability of a member is limited to the extent of। एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है। Unpaid amount of share held by him, paid amount of share held by him, total amount of share held by him, none of the above। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है। एक सीमित कंपनी के अंशधारियों से समापन के समय दायित्व के शोधन हेतु मात्र वही राशि वसूल की जा सकती है जो उसके अंशों का अदत्त हो, अनपेड हो।
उदाहरण के लिए किसी अंशधारी ने 100 रुपीज़ के 80 रुपीज़ में कॉल का भुगतान किया है तो उसके 20 ही कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है। मतलब जो उसने अनपेड रकम छोड़ी है सिर्फ वो ही मांगी जा सकती है। ABC लिमिटेड forfeited 20 shares of rupees 10 each, which rupees 6 per share were paid. If out of these shares, 8 shares were reissued to Hari as fully paid up on payment of rupees 5.50 per share, the amount that will stand to the credit of share forfeited account will be rupees 48, rupees 72, rupees 84, rupees 96। 20 अंशों का कुल हरण की राशि टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 20 शेयर्स 20 इंटू 6, ठीक, 120। इनमें से 8 अंशों को पुनः निर्गमित किया गया, 8 शेयर्स को दोबारा से रीइशू किया गया तो 12 अंशों पर हरण की राशि। तो हमने क्या किया है, टोटल 20 अंशों की राशि जो है वो 120 है, तो ऊपर 120 और नीचे 20, ये 20 की है और हमें किसकी निकालनी है, 12 की निकालनी है, क्योंकि 20 से 8 हमने लेस कर दिए तो यहाँ पर 12 रह गया, तो यहाँ पर 12 की निकालेंगे 72। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फंड्स? रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, इंक्रीज इन इन्वेंटरी, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। दीर्घकालीन ऋण की अदायगी, उधार बिक्री में वृद्धि, रहतिया में वृद्धि, नए अंशों का निर्गमन। निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है? जब हम न्यू शेयर्स को इश्यू करेंगे तो डिबेंचर्स का निर्गमन से प्राप्त राशि को कोषों का स्रोत माना जाएगा, ठीक है, फंड्स का जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो माना जाएगा। चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विद व्हेन अप्लाई टू अ बैलेंस शीट रिजल्ट इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ इशू, संपत्तियों का अधिमूल्यन, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों का अधिमूल्यन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का न्यूनमूल्यन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों का न्यूनमूल्यन। तो यहाँ पर संपत्तियों का न्यूनमूल्यन चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम है संपत्तियों का न्यूनमूल्यन, जो संपत्तियाँ कम मूल्य पर होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लाभों की अपेक्षा ना करें, परंतु सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें कि जो हमें लगता है ना पॉसिबल लॉसेस हमें हो सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन से लॉस होता है, बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, ठीक है, स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो कम है उस पर करना, अनुदारवादी प्रथा या रूढ़िवादी परंपरा में ह्रास की व्यवस्था, बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, स्टॉक का मूल्यांकन बाजार या बाजार मूल्य में जो कम है उस पर करना। If a share of ₹100 at a discount of ₹5, ठीक है, एक शेयर 100 रुपये का है और 5 रुपये डिस्काउंट पर, on which full amount has been called up in forfeit is forfeited for non-payment of a final call of ₹20, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी हो को 20 रुपये अंतिम मांग के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया जाता है। द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा 80 रुपये से, 100 रुपये से, 95 रुपये से और 105 रुपये से।
इसी कैलकुलेशन देख लीजिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 5, अनपेड कॉल है 20, शेयर फॉरफिटेड है 75। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ से, क्योंकि 75 शेयर फॉरफिटेड, 20 अनपेड कॉल्स और डिस्काउंट ऑन इशू 5, इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 100 रुपीज़ से। तो 20 और 5 25 हो गए, तो शेयर फॉरफिटेड में हम 75 रुपीज़ डालेंगे। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, अंशों को प्रब्याजित पर निर्गमित करने पर प्रब्याजित को राशि का उपयोग किया जा सकता है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अंशों को प्रब्याजित, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। अंशों को प्रब्याजित पर निर्गमन करने पर प्रब्याजित की राशि को प्रीमियम खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस राशि का खाते की राशि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए इत्यादि। In case of company, buyback is related to prospectus, share, debentures, check। एक कंपनी में वापसी खरीद का भुगतान किस लिए होता है, किससे संबंधित होता है? शेयर से। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध अंशों से होता है, अर्थात कंपनी अपने अंशों की वापसी खरीद कर सकती है। बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं लाभ हानि खाता के शेष से, अंश प्रीमियम खाता से, पूंजी संचय से, उपर्युक्त सभी। तो डी पार्ट आपका ठीक है। बोनस अंशों का निर्गमन लाभ हानि खाता के शेष, सामान्य संचय, अंश प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन संचय खाते हैं कुछ दशाओं में बोनस अंशों का निर्गमन लाभ हानि खाता के शेष, सामान्य संचय, अंश प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन संचय खाता इन कुछ दशाओं में पूंजी संचय से किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबाव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफरेबल मैरली बाय डिलीवर्ड, निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो सकता है? एंड इक्विटी शेयर, सिर्फ सुपुर्दगी से क्या होता है? स्वामित्व मिल सकता है। एंड इक्विटी शेयर, अ प्रेफरेंस शेयर, अ शेयर वारंट, अ डिबेंचर। तो शेयर वारंट की बात थी यहाँ पर। एक अंश अधिपत्र का स्वामित्व हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से ही मिल जाता है। बोनस क्या है? पेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स ओनली, ऑलवेज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी, अ डेफर्ड वेज, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। तो यहाँ पर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। एक कंपनी बोनस का भुगतान केवल लाभ में से ही करती है। इसका भुगतान वह नकद या अंश किसी भी रूप में कर सकती है। तो पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। स्वामियों के स्वत्व में कमी होती है। बोनस अंशों के निर्गमन से, ऋण पत्रों के विमोचन से, पूर्वाधिकारी अंशों के विमोचन से, भवन को खरीदने से। स्वामियों के स्वत्व में कमी उस समय आती है जब समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि के कारण विद्यमान स्वामियों के स्वत्व में कमी आती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोनस अंशों के निर्गमन से स्वामियों के स्वत्व में कमी आती है। बोनस शेयर क्योंकि फ्री में दिए जाते हैं तो इसलिए क्या होता है, स्वत्व में उनके कमी आ जाती है।
Accession share premium cannot be utilized for any purpose other than mentioned in section 78 of the Companies Act. अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता है। रीज़न, शेयर प्रीमियम इज़ अ कैपिटल रिसीप्ट। अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है। A and R are true. R is the correct explanation of A. A and R, ठीक है, both A and R are true and R is not a correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सही है, A is true but R is not correct, क्योंकि यहाँ पर अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। एक पूंजी प्राप्ति है अंश प्रीमियम नहीं। अंश प्रीमियम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 एवं वर्तमान एक्ट 2013 की धारा 52/2 के अनुसार केवल बोनस अंश जारी करने, प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने, शेयर और ऋण पत्रों को जारी करने पर दिए गए कमीशन तथा प्रीमियम के भुगतान करने में किया जाता है। अंडरराइटिंग कमीशन इज पेबल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित आधार पर देय होता है। द इशू प्राइस ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन मूल्य। द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर, अंशों का अंकित मूल्य। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अंशों का बाजार मूल्य। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, अंशों पर प्राप्त प्रार्थना पत्र राशि। तो यहाँ पर अंशों का निर्गमन मूल्य, अभिगोपन कमीशन जो है ना वो इशू प्राइस पर दिया जाता है। अभिगोपन कमीशन अंशों के निर्गमन मूल्य या प्रदत्त मूल्य पर देय होता है। इस पर कमीशन की दर अंशों के निर्गमन मूल्य का 5% तक ही सीमित होता है। अग्रिम याचना खाते का पृथक रूप से दर्शाया जाता है। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। जब अंशधारी द्वारा अंशों के आवंटन पर वे याचना पर देय राशि का समय से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है तो इसके लिए अग्रिम याचना खाता खोला जाता है। चूँकि अग्रिम याचना की राशि कंपनी के लिए दायित्व होती है, जो कॉल्स इन एडवांस होती है वो कंपनी की एक लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि एडवांस हमें जब मिलता है तब हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अग्रिम याचना की राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बाद दर्शाई जाती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। अंशों के प्रकार होते हैं 4, 3, 2, 5। अंश न कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। कंपनी के वास्तविक स्वामी समतांशधारी भी होते हैं। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, तो आपको अंशों के 2 टाइप पर टिक लगाना है, ठीक है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम ऑन शेयर ऑफ शेयर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर writing of goodwill, distribution of dividend, writing of losses, issue of fully paid bonus shares। तो यहाँ पर A and D सही है आपका। राइटिंग ऑफ गुडविल, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 78 एवं वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, आपको ध्यान रखना है कि 1956 की धारा 78 और 2013 की धारा 52/2 के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की प्रयोग पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन करने के लिए किया जाता है। साथ ही ख्याति को भी अपलिखित करने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी जाने वाली कटौती को अपलिखित किया जाना चाहिए, किंतु इसके अपलेखन की विधि किसी भी दशा में ऋण पत्रों के विमोचन के बाद की कटौती नहीं होनी चाहिए। बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाता से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूंजी शोधन संचय से, जनरल रिजर्व सामान्य संचय से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड लाभांश समानीकरण से। तो यहाँ पर लाभांश समानीकरण से बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। और जो इसके अलावा है
लाभ हानि खाता से पूंजी शोधन संचय से सामान्य संचय से किए जा सकते हैं बोनस अंश, लेकिन लाभांश सामान्यीकरण से नहीं किए जा सकते। कंपनी प्रीमियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? सेक्शन 52, 65, 78, 80। तो हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 78 के बारे में ही पढ़ा जा रहा है। 1956 की धारा 78, 2013 की 52(2) के अनुसार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक है। एक अवयस्क अन्य साझेदारों की तरह साझेदार हो सकता है, केवल लाभों के विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है, साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, केवल लाभों के विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है। एक अवयस्क है, वो उसको प्रॉफिट्स ना उसके अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं, जैसे कि पार्टनर्स को डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन साझेदार नहीं। एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। वो पार्टनर नहीं हो सकता है, लेकिन उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐड किया जा सकता है, अपने साथ में साझेदार बनाया जा सकता है। एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब अंशों पर प्रार्थना राशि दत्त हो, अंश आंशिक प्रदत्त हो, अंश पूर्ण प्रदत्त हो, अंश खो गए हों। तो यहाँ पर अंश पूर्ण प्रदत्त हों। अंश अधिपत्र का निर्गमन केवल प्रदत्त अंशों के लिए किया जा सकता है। इसे निजी कंपनी निर्गत नहीं कर सकती। इसका धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। इस कार्य के लिए कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जाता। ब्रोकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। प्रवर्तकों का खाता, ख्याति खाता, प्रारंभिक व्यय खाता, सामान्य व्यय खाता। तो यहाँ पर ख्याति खाता प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर निम्न प्रविष्टि होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। 5%, 7.5%, 10%, 11%। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर मोर देन नहीं होनी चाहिए 10% से। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी के समामेलन से 1 वर्ष पूर्व अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है। अधिनियम 1956 की धारा 79 एवं वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 1 अप्रैल 2014 से लागू है। धारा 205(2)(a) के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचयों में हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है? 5, 2.5, 10 और 7.5। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205(2)(a) के अनुसार यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है तो कंपनी की कम से कम 10% की राशि को, यहाँ पर है सी ऑप्शन आपका सही, 10% की राशि को संचय से हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जाते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेड इनटू भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश में, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर में, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर में ऐसे अंशों के धारकों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वे परिविवरण में दिए गए शर्तों के अनुसार अपने अंशों को किसी भी प्रकार के साधारण अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं।
अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट उदाहरण है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अक्रूड इनकम। अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट एक तरह का आस्थगित आगम व्यय है। यह आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है तथा कुछ वर्षों के दौरान इसे अपलिखित कर दिया जाता है। बी, आस्थगित आगम व्यय का निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए अंशों के निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाएगा। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निर्गमित और प्रारंभिक अंश पूंजी के अंतर्गत, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और अधिक्य के अंतर्गत, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में। सी ऑप्शन सही है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत। ठीक है, लाभानी खाते में अंशों के निर्गमन पर कटौती खाता किसमें दिखाया जाता है? संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू रिसिप्ट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पूंजी व्यय, आगम प्राप्ति और स्थगित आगम व्यय में से किसी में भी नहीं। अंशों के प्रीमियम निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(1) के अनुसार इस राशि में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। कंपनी के सदस्यों को पूर्वदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के ऋण पत्रों का निर्गमन कर स्वीकृति बट्टा को अपलिखित करने के लिए, प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए परिश्रमी का भुगतान करने के लिए, कंपनी के ऋण पत्र के विमोचन पर दिए गए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए परिश्रमी का भुगतान करने के लिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित में करना चाहिए। कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टा को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के ऋण पत्रों का विमोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। एक कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टॉक सदैव पूर्ण प्रदत्त होता है, सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है, के ऊपर कोई विभेदात्मक संख्या अधिक होती है, अंकित नहीं होती, असमान राशियाँ के हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है। स्टॉक प्रदत्त अंशों का समूह होता है, ये कंपनी द्वारा सीधे जनता को निर्गमित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई जीव अंशधारी के 500 अंश पूर्ण प्रदत्त हैं, तो ये 500 अंशों का एक स्टॉक कंपनी में ले सकता है। इस तरह स्टॉक समान राशियों के हो सकते हैं। वित्त प्राप्त करने के लिए कंपनी निम्नांकित प्रतिभूतियों में से कौन सा निर्गमित कर सकती है? इक्विटी शेयर, रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर। तो यहाँ पर क्या है, कौन से कॉर्ड का हमें चयन करना है, कौन से 3 ठीक है? तो भाई यहाँ पर बी, वित्त प्राप्त करने के लिए समतांश, विमोचनीय अधिमानंश, विमोचनीय ऋण पत्र। 1, 3, 4। विमोचनीय समतांश किसी अंशधारी का अंश नहीं होता तथा बोनस अंश कंपनी अपने अंशधारियों के लाभ के अनुसार कर देती है। कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नांकित धाराओं में से किसके अंतर्गत एक कंपनी शेयर प्रीमियम को कुछ खास उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकती है? सेक्शन 52, सेक्शन 65, सेक्शन 78, सेक्शन 80। तो यहाँ पर सी सेक्शन 78 हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा जो 78 थी वो 2013 की धारा 52/2 के अनुसार हो गई है।
तो इसमें क्या है, बोनस अंश के रूप में, ठीक, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों या अंशों को छूट पर निर्गमित करने के लिए, अधिमान अंशों या ऋण पत्रों पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। अंशों के अधिगोपन से क्या मतलब है? कंपनी लेखों का अंकेक्षण करना सुविधाजनक हो जाता है। कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है। कंपनी का पंजीयन कराना अधिक सरल हो जाता है। कंपनी प्रवर्तकों के साथ अनुबंध करना अधिक सरल हो जाता है। तो अंशों के विज्ञापन से कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है। अंशों के विज्ञापन पर कंपनी विज्ञापक को कमीशन प्रदान करती है, जो अंशों पर अधिकतम 5%, ऋण पत्रों पर 2.5%, 2.5% है। प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है लाभांश के भुगतान के लिए, नैतिक व्ययों के लिए, स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 तथा वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नंबर 1 है बोनस अंशों के निर्गमन में। सेकंड है आरंभिक व्ययों की अपलिखित करने में। अंश एवं ऋण पत्रों के व्यय कमीशन चुकाने के लिए तथा शोध्य पूर्वाधिकार तथा ऋण पत्रों के परिधान पर दी जाने वाली शोध्य प्रीमियम अपलेखन के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर है सदस्यों के बोनस अंश देने के लिए, कंपनी प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, सदस्यों को लाभांश देने के लिए। तो यहाँ पर सदस्यों को लाभांश देने के लिए क्या होता है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंशों का ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाता सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस खाते का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है: सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, विमोचनीय अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए कमीशन की व्यवस्था के लिए। स्पष्ट है कि सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभानी खाते के जमा पक्ष में, लाभानी खाते के नामे पक्ष में। यहाँ पर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि एक पूंजीगत दायित्व होता है, जिसके कारण इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रयोग लाभांश बांटने हेतु नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो उसे कहते हैं निजी स्थापन, प्राइवेट प्लेसिंग, बोनस इशू, राइट इशू। ठीक है, क्या है वो अधिकारों का भी निर्गमन करती है, तो यहाँ पर राइट इशू कहा जाएगा। जोखिम पूंजी का अर्थ है। रिस्क कैपिटल क्या होती है? इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी कैपिटल, वो ही रिस्क कैपिटल होती है। द एप्लीकेशन मनी पेएबल ऑन ए शेयर शुड बी नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग शेयर। आपको बताया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी इसी के रिगार्डिंग था। कि जो इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो यहाँ पर मतलब 5% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 100 रुपीज़ के ऊपर हमें 5% आवेदन पर देय राशि एप्लीकेशन मनी जो है वो 5% एटलीस्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने शेयर कैपिटल के ऊपर किए थे।
कंपनी अकाउंट्स है, इशू एंड टाइप्स ऑफ शेयर कि जितने टाइप्स और इशू शेयर्स हम कितने तरह के करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक शेयर्स से। तो आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपना सोशल सर्कल है उसके अंदर आप शेयर करिए, क्योंकि इस तरह से आपको टॉपिक वाइज जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बुक आ रही है यूथ के नाम से, उससे मैं ये प्रैक्टिस करा रही हूँ। और ये आपको टोटल इतने सारे क्वेश्चंस इतने लंबे टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शायद नहीं मिलेंगे किसी वीडियो में, और हम बहुत सिंपली कर रहे हैं इनको, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपना टाइम भी लगा देंगे इसमें। क्योंकि ये कि अगर आप बुक्स लेकर बैठते हैं तो आप प्रॉपरली उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को रीडिंग मोड में सुन भी रहे होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे होते हैं, तो वो हमारे माइंड में जल्दी अच्छे से सेटल हो जाती है चीज़ें। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे हैं। आप इन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। And thank you so much for watching my video. Have a nice day. Okay, bye.